अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली टॉप पॉइंट और आज हम आए हैं सनम जावेद के फादर के ऑफिस में। और अब इनसे मिलेंगे और इनसे करेंगे हम कुछ दिलचस्प सी बातें। इरिटेशन की बातें बहुत हुई, बहुत क्राइसिस से गुजरे, इतने महीने वो जेल में हैं और माँ बाप ने एक बहुत लंबा सफ़र किया। लेकिन आज हम कुछ अच्छी बातें करेंगे। नेगेटिव बातें बहुत हुई, टॉर्चर की बातें, आज अच्छी बातें करेंगे और अच्छी अच्छी बातें, उसकी कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। आप कैसे हैं? सर आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप खैरियत से हैं? जी सर, सनम को गए जेल में कितने महीने हो गए? हमने एक एक दिन एक एक लम्हा गिन के गुजारा है। उसको आज जेल में 8 महीने और 18 दिन हो गए। जी। अच्छा, आप उस पर सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके टोटल बच्चे कितने हैं? मेरे अल्लाह के फजल से 3 बेटियां हैं। जी। और मैं क़यामत वाले दिन हज़ूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाऊंगा। जी। क्योंकि ये अल्लाह की हज़ूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस आदमी ने अपनी 3 बच्चियों की अच्छी तरबियत की और वक्त पे शादी कर दी, वो मेरे साथ ऐसे जन्नत में दाखिल होगा। जी। तो एक तो मुझे ये एजाज़ हासिल है। मेरा एक ही बेटा है और वो सबसे बड़ा है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी जो है इब्तदाई तालीम वो किस स्कूल की है? सनम की इब्तदाई तालीम जो है वो पायलट स्कूल जो है वादत कॉलोनी में उसमें जी। हुई। जी। उसके बाद उसने उसी के साथ जो वादत कॉलेज है वहाँ से किया, तालीम हासिल की। उसके बाद उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में मास्टर किया। जी। अच्छा, ये इस घर में सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है? सनम अपने भाई से छोटी है और बहनों में सबसे बड़ी है। पहले में बहुत। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब इसको अरेस्ट किया गया तो माँ बाप को एक बहुत होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं मशरकी, तो हमें एक जेल का डर, एक पुलिस का डर से हम बहुत थोड़ी से उसको जिसे कहते हैं ना करहत सी आती है। हम क्या फील किया आपने? देखिए, जब सनम को गिरफ्तार किया गया तो मुझे ये पता भी नहीं था कि वो इतनी हार्डकोर सपोर्टर है पीटीआई की। जी। तो उसकी वालदा ने मुझे टेलीफोन में, तो ऑफिस में था, मुझे नहीं पता था। जी। तो मुझे उसकी वालदा ने बताया कि सनम को अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहती वो लिबर्टी में गई थी और वहाँ से हम, मुझे तो टीवी पे नज़र आ रहा है कि उसने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं और वो पुलिस वाले उसके इर्द गिर्द हैं और वो उनके साथ चल के जा रही है। तो फिर आई रश, मैं घर गया और फिर जाके वहाँ से हमने उसको ढूंढना शुरू किया। जी। और हमें रात गए, पता चला लाहौर के सारे थाने हमने छान मारे। फिर हमें पता चला कि उसको उन्होंने डिफेंस बी के किसी थाने में रात को रखा था। और फिर सुबह सुबह जब हम वहाँ पहुँचे थाने में तो पता चला कि जी उसको जेल शिफ्ट कर दिया। तो फिर मैंने पता किया कि जी उस पर क्या चार्ज है। उन्होंने कहा कि जी उस पर डीसी ने उसको अंडर डिटेंशन ऑर्डर भेजा है कि उससे हमें ख़तरा है कि वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होने के हवाले से उसकी बड़ी फॉलोअरशिप है जी। और वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना सकती है। जी। तो उस दिन पहली दफ़ा मुझे पता चला कि वो पीटीआई की इतनी हार्डकोर सपोर्टर भी है। तो फिर हमने उसका, जब उसकी जो डिटेंशन ऑर्डर है उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। उसके खामद ने चैलेंज किया इनफैक्ट। और उसमें उसको जब 13 तारीख को रिलीज़ किया तो उस वक्त उसको किडनैप कर लिया जेल के बाहर से, मेरे से ज़बरदस्ती छीन के ले गए। और फिर उसको 4 साढ़े 4 दिन उन्होंने जो है टूंग थाने में इनलीगल डिटेन अपनी कस्टडी में रखा। उस पर कोई पर्चा नहीं डाला गया। और वहाँ मुझे ये इत्तला मिली कि जी उधर जो लोग थे पुलिस वाले, उन्होंने ये कहा कि जी जब तक तुम मरी, ये इसको हमारा इसको ये मैसेज है कि जब हमें पता है इसने कुछ नहीं किया, हमने सब ने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, लेकिन हम पे मरियम का बड़ा दबाव है। वो उसको नानी कह के उसको बता रहे थे सनम को कि जिसको तुम सोशल मीडिया पे नानी कहा है तुमने, उसने हमारे लिए मुसीबत बनाई हुई है, तो तुम उससे माफ़ी क्यों नहीं मांग लेती? सनम ने कहा मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं सोशल मीडिया पे बोलना या किसी शख्स की हिमायत करना मेरा हक है। अगर उसको मेरे से तकलीफ़ है तो उसको मेरी किसी बात से तकलीफ़ हुई है तो वो जाके साइबर क्राइम में पर्चा कराए मेरे खिलाफ। ये कौन सा तरीका है कि आप लोगों ने मुझे 4 दिन से गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है? तो उसके उसी दौरान उसके खामद ने हाईकोर्ट में रिट की हुई थी उसकी रिकवरी के लिए। हमने आईजी को तलब करवाया हुआ था हाईकोर्ट में। तो इन्होंने ये किया कि इनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो इन्होंने उसे उठा के एक सप्लीमेंट्री ज़िमनी के तहत उसको 96 में मुलव्वस कर दिया। और वो उसके बाद ये सिलसिला चल रहा है डे बाय डे। एक उसको एक एफआईआर से रिलीज़ होती है, दूसरी एफआईआर में, तीसरी एफआईआर में।
अभी तो इस पे जो सीनियर सेशन जज हैं कैसर नज़ीर भट्ट साहब, उन्होंने जो इनका आखिरी रिमांड ऑर्डर कैंसिल किया है, रिफ्यूज़ किया है, उसमें उन्होंने 3 सफ़ों का एक ऑर्डर जारी किया है, और वो एक इंतहाई सोबर और बड़े सुलझे हुए जज हैं। उन्होंने इतने क्वेश्चन रेज किए हैं कि किस कानून के तहत आप बार बार इसको पकड़ रहे हो, मगर वो जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट बदतमीज़ी पे उतरी हो और वो उन्होंने किसी के साथ कुछ जो मुआहदे किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हो, तो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया आपने। आप चूंकि पीपल पार्टी से तलक रखते हैं, उन्हीं के सपोर्टर भी हैं, उनके आप कुछ ओहदों पे भी रहे हैं। क्या आपने बेनज़ीर दौर में भी इन चीज़ों को देखा? क्या फ़र्क है उस दौर में और ये खान साहब के दौर में, जहाँ पे पीटीआई को कुचलने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें औरतों को बरहना भी करने की एक खबर आई, और एक सनम पे एक एलिगेशन लगा था पेट्रोल बम का। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ज़ियाउल हक का माशाल्लाह भी देखा। जी। हम लोग उस वक्त से पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमने जी। बहुत स्ट्रगल की। जी। ज़ियाउल हक एक बहुत बुरा डिक्टेटर था, जी। मगर वो इतना बेशर्म और बेगैरत नहीं था जितने आज के लोग हैं। जी। मतलब उसने अगर किसी ने कोई ज्यादती की है और उसको पकड़ा है, तो उन लोगों को पकड़ा है जिन्होंने कुछ किया था। अब उस ज़माने में हम लोगों की औरतें भी प्रोटेस्ट में जाती थी, पीपल्स जी। पार्टी की, अगर वो पकड़ी जाती थी प्रोटेस्ट में, किसी जलसे में, किसी पॉलिटिकल वर्कर को आप टेररिज्म के पर्चों में तो इन्वॉल्व नहीं करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि उनको थाने में ले जाते थे, और जैसे ही मगरिब की नमाज होने अजान होती थी उनको छोड़ दिया जाता था। और ज़ियाउल हक भी जो है मरहूम, वो भी, उसके माशाल्लाह में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी के घर की चादर और चार दीवारी को क्रॉस किया गया हो। ये वो बेशर्म दौर है, बेशर्मी का वो दौर है जिसमें किसी की भी इज्जत महफूज नहीं। आज मैं सोचता हूँ, जब मैं पहले पाकिस्तान से बाहर जाता था, तो बंगालीज के साथ जब किसी कॉन्फ्रेंस में मीटिंग होती थी, तो वो जो बहुत गंदे किस्म के इल्ज़ाम लगाते थे हमारे पे कि जी आपके लोगों ने ये किया, हमारे साथ ये किया। मैं ये सोचता था कि किसी मुल्क की रेगुलर आर्मी अपने एनिमीज़ के साथ भी वो नहीं कर सकती जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये गलत हैं, ये झूठ बोलते हैं, हम लड़ पड़ते थे वहाँ पर। जी। लेकिन आज जो आप अपनी औरतों के साथ कर रहे हो, ऐसा तो मकबूजा कश्मीर में इंडिया नहीं कर रहा, इसराइल में इसराइल फ़लस्तीनीज़ के साथ नहीं कर रहा। आप अपनी औरतों को आपने 9-9 महीने से जेल में रखा हुआ, बगैर किसी चना हाउस कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है। वो जन्नत का टुकड़ा नहीं है। वो जी। जन्ना हाउस है तो जना के वारसों को दिया जाए। अगर जी। वो कोर कमांडर हाउस था तो कोर कमांडर उसमें मदई बनता। जी। और उस पूरे वाक़ये में सिर्फ 2 औरतें जो हैं, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उस पूरे वाक़ये में जो कि इन्होंने जनरेट करवाया नून लीग के साथ मिलकर, जी। नून लीग उस वाक़ये की तख्लीक कुनिंदा है। उनका जी। जो वो दहशतगर्द था ना, राना सनाउल्लाह मुच्छों जी। वाला किया, जी। उसके सारा किया हुआ है। जिसको वो कहती होती थी मूंछों वाला जो है, उसने किया क्या है, ऐसे करती जी, थी जी। ना सनम। जी, वो वही मैं कह रहा हूँ कि वही इस सारे दहशतगर्दी के वाक़ये का मास्टरमाइंड है। जी। उनको पकड़े, उनसे पूछें वो कहाँ थे? सिक्योरिटी के इदारे कहाँ थे जब ये सब कुछ हो रहा जी। था? साढ़े 3 घंटे में लोग अगर लिबर्टी से चल के वो जना हाउस में गए, पुल जी। कैसे क्रॉस, सिक्योरिटी जी। बैरियर कैसे क्रॉस हुआ? जी। उनकी अपनी सिक्योरिटी किधर थी? जी। जो भी हुआ, इस सारे वाक़ये के मास्टरमाइंड जो हैं वो पीटीआई वाले नहीं हैं, वो जी। नून लीग वाले हैं, इसके बेनिफिशियरी भी वही जी। हैं। वरना तो लोग उनको जूते मारते कैंपेन के लिए। अब वो 9 मई करता फिरते हैं सारे। जी। वो उनका एक बांदर सा है, वो डेंटोनिक बांदर, अ, अता तारड़। अता ताड़, उसको पकड़ लें, अता इसको पकड़ लें, 3-4 और हैं, ये जो है क्या नाम है, अलीम खान, अलीम इससे खान। इससे इससे पकड़ लें। ये सारे उसी उसी चट्टे चट्टे बट्टे हैं उस वाक़ये के, सारे मास्टरमाइंड हैं ये सब। जी। सर, ये एक पेट्रोल पंप वाला जो था, एलिगेशन आया था और बहुत सारी वीडियोस आई थी, ये क्या सीन था? पता है क्या है, ये एस्टेब्लिशमेंट की इससे बड़ी बेशर्मी कोई नहीं हो सकती जी। कि वो उन्होंने एक नई इजाद कर ली है। बल्कि हमने कोर्ट में ये कहा था कि अगर पाकिस्तान ने ये कोई इतनी बड़ी इजाद कर ली है जो पानी की प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल बम बना लेते हैं, तो ये खुदा के लिए ये करें कि वो सारी टेक्नोलॉजी ये जो है वो हमास को दे दें ताकि वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करे। कोई अहमक इनसे ये पूछ नहीं रहा है कि प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल बम बन कैसे सकता है। जी। जब प्लास्टिक की बोतल में आप पेट्रोल बम बना ही नहीं सकते, उनको शर्म ही नहीं आ रही। उन्होंने जो 310 का जो 410 का जो पर्चा सनम पे डाला,
जी, वो 8 महीने के बाद डाला। जी, और उसका इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है ना, हादसा के मुंह बता रहा है, यार और की कर दे तानू तो बड़ा दबाव सी। मैं क्या क्या किया है? कहता है जी सनम, पहले वो उसके फोटोग्राफिकल टेस्ट करवाते फिरते हैं, वॉइस टेस्ट करवाते फिरते हैं, कहते हैं जी इसने वीडियो में लोगों को इश्तियाल दिलवाया। बाद में कहते हैं जी हमने सिर्फ 3 पेट्रोल बम बरामद कर लिए हैं। जी, हमारे वकील ने पूछा कहाँ से हुए हैं? कहते हैं जी जमान पार्क की जो बाहर वाली दीवार है ना, उसकी अंदर वाली साइड पर 4 फुट का गड़ा खोद के उसने उसमें रखे हुए थे, तो वहां से हम निकाल के लाए हैं। तो अच्छा, मेरे वकील ने कहा कि वो जमान पार्क पिछले 7-8 महीने से सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है। बिल्कुल, और मुझे ये बताओ, अगर ये उस वक्त तुम उससे पहले तुम तस्वीरें दिखा रहे हो कि इसके हाथ में मोबाइल है, ये लोगों को मोटिवेट कर रही है, जी, इसने वो मोबाइल छोड़ के पेट्रोल बम पकड़ के वहां पे जो 4 फुट का गड़ा खोदा था, वो किससे खोदा था? कैसे होता तो था? वो और वो शीश, यही सवाल मेरे वकील ने रेज किया था कि प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल बम बन कैसे सकता है? जी, उनकी ढिठाई देखें और उनका बेशर्मी देखें कि वो ये कहता है नहीं नहीं, वो पानी की बोतल जो है वो शीशे की होगी। तो मेरे वकील ने पूछा कि वो शीशे की बोतल लाहौर में कहाँ मिलती है, पानी जिसमें मिलता हो? जी, मतलब एक आदमियों ने वो जब उन्होंने शर्म उतार दी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना झूठ बोलते हैं। अल्लाह का कहर पड़ेगा। मैं तो ये इंशाल्लाह। कह रहा हूँ कि उन सब से बयान हल्फी लिया जाए और उनसे कहे कि जिन जिन लोगों ने लोगों पे झूठे पर्चे काट के और उन पर झूठे रिकवरियां डाली हैं, अलामिया उन पे और उनकी औलादों पे कहर डाले। ये बचपन में कितनी शरारती थी या कितनी बेबाक ये बोलती थी, जैसे ये अब बोलती थी जिसमें मरियम नवाज को बहुत मिर्चें लगती थी, कितनी बेबाक थी? देखिए सनम जो है ना कि मेरे घर की सबसे कम बोलने वाली और उस बचपन में वो सबसे कम कॉन्फिडेंस वाली बच्ची थी। जी, लेकिन मुझे इससे चिढ़ होता था, मैं चाहता था कि मेरी बेटियां जो हैं वो उनमें दुनिया से मुकाबला करने की सलाहियत होनी चाहिए। जी, बेटियां जो हैं, लोग तो बेटों की तरबियत करते हैं ना, मैंने अपनी बेटियों की ये तरबियत की थी कि जब आप सच पे हो तो आपको किसी हालत में किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, अपने अपने सच पे खड़े रहना है। कोई कोई आपको उस वक्त तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद अपनी शिकस्त तस्लीम ना कर लो। जी, तो मेरी बेटियों की तरबियत हुई और बचपन में हम लोगों ने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि आप, वो मेरे साथ दोस्तों की तरह, उनको कोई चीज़, मतलब मेरी बीवी मुझे मेरी बेटियों के थ्रू ब्लैकमेल करती थी। वो ये होती थी, वो मेरी किसी भी तीनों बेटियों में से किसी को भी कह देती थी, फलक को, सनम को या अनम को, कि आज हमने फलां काम करना है। तो मैं जितना मर्जी थका हुआ होता, जो मर्जी करके गया होता था, वो आती थी और उन्होंने गले लगे ना, पापा आज ये करना है। मैंने कहना चलो आओ चलते हैं। तो हमने उनको शुरू से ये कॉन्फिडेंस दिया है कि आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो खुल के इजहार करो उसका। जी। अच्छा, वो 119 से इलेक्शन के लिए एनए पे लड़ रही हैं, तो अभी भी उन पे कुछ चीजें चार्ज में है, जो उनका आगे जो है ना पेपर जो है वो मुस्तरद हुए हैं और अभी तक उनकी जमानत भी पेंडिंग है। क्या देखते हैं फ्यूचर में कि कितनी देर लगेगी उनको रिहा होने में और 119 से कैसी लीड होगी? देखिए जी, अगर तो उसे वन वन उसको उसको 119 से मरियम के अगेंस्ट इलेक्शन से रोकने के लिए, जी, अगर ये गवर्नमेंट जो अपने आप को न्यूट्रल कहती है, या जी, ये इलेक्शन कमीशन जी, जिसका सरबराह पता नहीं किस कदर ढीठ आदमी है कि जी, उसको सारा पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा कि वो उसके बारे में क्या कह रहा है, जी, वो आइन के आर्टिकल्स जी, में गैर कानूनी तरमीम करके जी, लोगों को इलेक्शन से बाहर रख रहा है। जी, इस्टेब्लिशमेंट या जो लोग हैं, वो जी, बिला बिला जवाज लोगों को मुकदमात में, 9 मई को गुजरे हुए 8 महीने 9 महीने हो गए हैं, पर्चा जी, अभी उसको फाइनल 1 महीने में टेररिज्म का पर्चा जो है उसका चलान पेश होना चाहिए। जी, इन्होंने 9 महीने से टेररिज्म के पर्चों के चलान नहीं पेश किए, उनके जी, ऊपर एटीसी लग ही नहीं सकती थी। जी, एक पॉलिटिकल जो मूव है उसके ऊपर आप टेररिज्म, वो कोई वहां पे प्लान करके टेररिज्म करने गए थे? जी, पर इन्होंने, नून लीग वालों ने पीटीआई से अपने आप को बचाने के लिए इलेक्शन में ये सारा ड्रामा क्रिएट किया। और सनम के ऊपर कोई केस डायरेक्टली नॉमिनेटेड ही नहीं है, वो किसी एफआईआर में। जी, उसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ के दानिस्ता तौर पे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, उसको 6 मुकदमात में अब तक इन्वॉल्व कर चुके हैं, बल्कि 7 में कर चुके हैं। 7वें वाले का बड़ा दिलचस्प वाक्य मैं आपको सुनाऊंगा। जी, और 2 दफा उसको डिटेन कर चुके हैं। जी, हमने उसकी सात छः पाँच मुकद 4 मुकदमात में जमानत कराई है, एक में उसको डिस्चार्ज किया गया, जी, छठे मुकदमे की जमानत उसकी पेंडिंग है।
जी, एक मुकदमा जो डीसी ने अपने डिटेंशन ऑर्डर में डाला था उसका जी, नंबर था 401। जी, उस 401 की एफआईआर जब मैंने रेसकोर्स से निकलवाई कि जी वो काहे की एफआईआर है जो उस पर डाल दी है, जी, तो पता लगा कि जी एक खालिद इकबाल नामी शख्स जो है वो जमान पार्क के बाहर, फरवरी की बात है, फरवरी 2023 में जी, मोबाइल में मोटरसाइकिल पे खड़ा था और अपने मोबाइल, ओप्पो मोबाइल जिसकी कीमत 16,600 थी, जी, उससे किसी को फोन कर रहा था जी, और कोई नामालूम शख्स आया, वो उसके हाथ से मोबाइल छीन के भाग गया। ठीक है। और वो वाला पर्चा भी उन्होंने सनम पे डाला हुआ। अच्छा। वो मैंने जाके डीसी साहिबा से कहा जी, कि वो डीसी साहिबा बेचारी अच्छी औरत हैं, उनको पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी ये वाली एफआईआर, ये नंबर आपने अपने डिटेंशन ऑर्डर में दिया है, जी, तो आपने ये एफआईआर देखी है? जी, कहती नहीं, मुझे तो पुलिस वालों ने ऊपर से भेजा था, मैंने वो कर दिया। जी, तो फिर जब मैंने उनको एफआईआर दिखाई कि जी ये एफआईआर है, ये 369, ये 379 मोबाइल स्नैचिंग की है, जी, और आपने उस पे 401 लिख के 50 उसके अंदर दफार डाली हुई हैं, जी, तो उन्होंने कहा ये गलती हो गई होगी, ये पुलिस वालों से मैं इंक्वायरी करके पता करूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जी, इस हद तक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है कि किसी आदमी की जो आज़ादी है उसको सल्ब करने के लिए आप अनलॉजिकली, बगैर तहकीक के, बगैर किसी सबूत के उसके ऊपर पर्चे डाल रहे हैं। वो सनम कोई छलावा तो नहीं है ना जी, कि वो एक ही वक्त में जना उसमें भी थी, उसी वक्त में वो लिबर्टी पे थी, लिबर्टी भी थी, उसी वक्त में वो ज़ुमान पार्क थी। जमान पार्क में थी, उसी वक्त वो राहत बेकरी में थी, उसी वक्त वो नवाज शरीफ के घर भी चली गई थी। वो और लानत नहीं भेजती नवाज तो शरीफ और उसके उसी घर पे। वक़्त वो जो है वो बम बना के उसने ज़मीन में भी गाड़ दिए। बेशर्मी, बस इसको बेशर्मी कहते हैं और कुछ नहीं कह सकते इसको। कोई इसकी ज़िंदगी का दिलचस्प वाक़या बताएँ कि कोई ऐसी स्टोरी जो इस आपको बहुत हैरत हुई हो सुन के? नहीं, वो असल में हम लोगों की सारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी और इंजॉयमेंट वाली गुजरी है। जी, 2007 के बाद तो मैंने वैसे ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना ख़त्म कर दिया था। जी, मैं क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखे, जी, पार्टी के ज़माने में माशाल्लाह देखा, जी, लेकिन इनमें सबसे अच्छा जो माशाल्लाह था वो मुशर्रफ का ही था। मुशर्रफ का। वो एक रीज़नेबल समझदार आदमी जी, था। उसने किसी के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं किया था। कम से कम ख़वातीन को तो उन्होंने हाँ, बिल्कुल बहुत। किसी तरह हर तरह रिस्पेक्ट दी। जी हाँ, बिल्कुल यही बात कहना चाह रहा हूँ। मगर अब भी चाहिए कम से कम ख़वातीन के साथ तो वो सलूक ना करें कि आपकी उनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी आपसे नफ़रत करें। पता नहीं इनको क्यों, इनके थिंक टैंक्स को समझ नहीं आ रहा कि आप एक भगौड़े को जो हर हर मुश्किल वक़्त में अपने लोगों को छोड़ के भाग जाता है, उसके साथ आपकी कौन-सी ऐसे प्यार की ताल्लुकात हैं कि उसको आपने ज़बरदस्ती ला के इस कौम पे मुसल्लत करना है, जब 90% लोग उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते हैं। जी, वो घर से बाहर नहीं निकल सकता बगैर सिक्योरिटी के। क्या कोई मरियम प्रिंसेस है? उसको किस बात की सिक्योरिटी दी जा रही है? उसको भी सनम की तरह और बाकी लोगों की तरह बाहर कैंपेन के लिए जाके दिखाएं। यहाँ जी, लोग इतने जूते लगाएंगे कि उसके सर पे कोई बाल नहीं रहेगा। मतलब उन लोगों को आप स्टेट के प्रोटोकॉल में लोगों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इससे लोगों के दिलों में कोई आपके लिए प्यार या इज्जत नहीं हो रही है, नफरत बढ़ रही है। वो जी, आप काजी साहब को देख लेना जी, उन्होंने फैसला किया जी बल्ला नहीं देना हमने भी। बल्ला उस एक आदमी 5 करोड़, 5.5 करोड़ सपोर्टर हैं। आइन का आर्टिकल 17 जो है वो आपको डिस्कस किया गया कि वो राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राइट ऑफ वोट, राइट ऑफ सारा कुछ देता है। आप जाती तौर पे नापसंद करते हो इमरान खान को। आपसे रिक्वेस्ट की बार बार कि जी अगर आप अपने इतने बड़े ओहदे पे पहुंचने के बाद भी अपने दिल में वो जो आपके दिल में उसके बारे में कीना है उससे निजात हासिल नहीं कर सकते, तो कम से कम हज़रत अली का वो कौल ही याद कर लो जब उन्होंने दुश्मन को ज़ेर कर लिया और वो उसे कत्ल करने लगे थे, तो उस वक़्त उसने थूक दिया। तो उन्होंने सिर्फ़ इस बात पे कि मेरे पे ये इल्ज़ाम ना आ जाए कि मैंने इसे अपनी अपनी नफ़रत, अपने किसी गुस्से की वजह से किया, उसे छोड़ दिया था। तो अगर आप इंसाफ़ नहीं कर सकते हो और आपके दिल से कीना नहीं जा रहा है, तो खुदा के लिए आप उसके जो मुकदमात हैं पीटीआई के उसमें मत बैठें। लेकिन पता नहीं क्यों अल्लाह मियाँ इतने छोटे ज़हन के लोगों को इतने बड़े ओहदों पे बिठा देता है कि उनको ये भी एहसास नहीं रहता कि उन्होंने अल्लाह के पास जाके जवाब देना है, उनके ओहदे की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। जी। दिलचस्प उसका वाक़या सुनना था हमने। दिलचस्प वाक़या, वो बड़ी शरारती थी, कोई ना कोई पंगे करती रहती थी घर में, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, उसकी ज़िंदगी दिलचस्पियों से भरी हुई थी। वो जी, बहुत खुश मिज़ाज, वो कभी ना
डिप्रेस्ड होने वाली। अभी आपने देखा ही होगा वो जेल में भी इतनी खुश है, तो आप उसको नॉर्मल जिंदगी में देखते हैं ना वो कितनी खुश होती होगी। और जी, कोई भी शरारत कर देती थी, जी, जो नॉर्मल बच्चियां करती हैं घर में। जी। इसी तरह हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह सनम के बच्चों से भी आपको मिलवाएँगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसके हस्बैंड से भी मिलवाएँगे। उन्होंने ये इतना लंबा उसका जो हस्बैंड लेंथी बेचारा 6 महीने से तो वो भी जेल में है, जी। प्रोफेसर। वो जब बाहर आएगा तो आप उससे मिल सकती हैं। 6 महीने से उसको सिर्फ इस जुर्म में बेचारे को जेल में रखा हुआ है, कि वो सनम का वो हस्बैंड है। सनम का खामद क्यों है। और जी। जो आज का एडवोकेट जनरल पंजाब बना हुआ है फरहाद शाह, जी, उसने एटीसी कोर्ट में आर्गूमेंट देते हुए ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जी, कि जी इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सनम का खामद जी। है। अंदाजा लगाएं आप इन्होंने किस कैरेक्टर के आदमी को एडवोकेट जनरल बनाया पाकिस्तान में। इंशाल्लाह हम जल्द ही वो सनम के बच्चों का और उनकी मदर का और उसकी सिस्टर्स को भी हम मिलवाएँगे आपसे और उन्होंने ये वक़्त जो क्रूशियल टाइम था कैसे गुज़ारा और किन-किन हालात से गुज़रे और कितनी मुश्किलात सही या कितने डिप्रेस रहे। इसके बारे में हम जल्द आपको एक नई वीडियो हमारे में घर दिखाएँगे। हमारे घर में डिप्रेस कोई नहीं होता क्योंकि हम अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं। जी, और अल्लाह ने सख्ती से इस बात की ममानियत की है कि मेरी रहमत से और मुझसे मायूस नहीं होना। जी, मेरे घर में आपको कोई बंदा मायूस नहीं मिलेगा, बल्कि सनम की वालदा ज़हर है वालदा हैं, जी। वो एक दफ़ा बड़ा रोने वाला मुंह बना के माँ के पास चली गई थी। तो उन्होंने सनम ने उसको कहा कि मामा आप मेरे पास आती हों, आए तो हंसती हुई आया करें, मैं आपके मुंह पे ये रोने वाली शक्ल ना देखूं। और उसके बाद वो भी नहीं कभी जाती है इस हालत। जी, इसी तरह देखते रहें डेली टॉप पॉइंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बताइएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं सनम के बारे में, कैसा देखना चाहते हैं और उनके बच्चों से हम क्या सवाल करें? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे एक नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।